नमस्कार, स्वागत है आपका मां शारदा क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं साइंस को और साइंस में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो ये वीडियो रहेगा पेड वीडियो का डेमो वीडियो। इसके बाद सारी क्लासेस आपको मिलेंगी एप्लीकेशन पर। तो एक हम पूरा सिस्टम आपको फ्री पढ़ा देंगे, यूट्यूब पर डेमो के लिए रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहले सिस्टम क्या होता है। अच्छा, ये किस लिए पढ़ रहे हैं अपन? अभी हाल ही में कौन सा पेपर होना है? तो जेल प्रहारी होना है। तो जो जेल प्रहारी का एग्जाम होना है उससे उसमें 10 नंबर की क्या बताइए 20 नंबर की साइंस आने हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आप इसको आराम से कर लेते हैं तो आपके हो सकता है 20 में से 20 ही नंबर आ जाए, 20 में से 19-18 तो आ ही जाएंगे। देखो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस के अंतर्गत क्या क्या आएगा जेल प्रहारी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी में ही थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे बॉटनी। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको क्या बताइए फिजिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है केमिस्ट्री। उसके बाद आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट ईवीएस। तो देखो, साइंस ये 4 और ये मिला के लगभग 5 पोर्शन कवर करती है। यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हों और नहीं देखे हों और वेबसाइट पे यदि आपको ना मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख लो या एप्लीकेशन में जाके देख लो। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आते हैं, तो पहले अपन इन पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो यदि आप साइंस अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 20 में से 20 ही नंबर आएंगे। चलिए तो देखते हैं सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। ठीक है, और सेल से मिलके क्या बनते हैं बताइए टिश्यू, और टिश्यू से मिलके क्या बनते हैं बताइए ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके क्या बनते हैं बताइए ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनती है बॉडी। हिंदी में बोलते हैं कोशिका, फिर ये ऊतक, फिर ये कहलाते हैं अंग, ये अंग तंत्र, और ये है शरीर। हालांकि इसको डिटेल में सेल में पढ़ेंगे अपन, ये हम सिर्फ बता रहे कि ये ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाता है। तो जिस सिस्टम में हमें मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम उन अंगों को पढ़ेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, जो इसमें भाग लेंगे डाइजेशन में। ठीक है, जैसे हो गया माउथ हो गया, ठीक है, मतलब बक्कल कैविटी हो गई, टीथ हो गए, फिर जीभ हो गई आपकी, आमाशय हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया। तो ये सभी किस में आएंगे? छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सभी ओसोफेगस काय में आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऐसे आपने सुना होगा एस्केलेटन सिस्टम, फिर आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये इनमें सारा कुछ कवर होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपको एक ओवरव्यू था। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो अपन को क्या पढ़ना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाचन का अर्थ क्या होता है। पाचन अर्थात डाइजेशन। तो डाइजेशन का अर्थ क्या होता है? डाइजेशन का अर्थ होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलना। तो जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलना, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना। तो हम कह सकते हैं कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलना, या हम कह सकते हैं कि जो जटिल अणु हैं, जटिल या जो कठिन अणु हैं, उनको क्या बताइए सरल अणुओं में तोड़ना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी आप केवल सुनो। ठीक है, आप सुनने के लिए आए हैं यहाँ, बाकी तो फिर आप किताब से भी पढ़ सकते हो, तो इसके नोट्स हम आपको दे देंगे। चलिए, तो ये होता है पाचन का अर्थ। अब पाचन कितने प्रकार से होता है अब आपको वो पता होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए देखो, बड़े अणु छोटे अणु में या जटिल अणु सरल अणुओं में कैसे टूटेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल देखा होगा बड़ा सा पहाड़ होता है, फिर उस पहाड़ से चट्टाने निकाल लेते हैं छोटी छोटी, फिर उन्हीं चट्टान से और अयस्क निकाल लेते हैं, जैसे बॉक्साइड निकाल लिया, फिर उसी से एल्यूमिनियम बना लेते हैं। ठीक है, तो उन वो इतना जटिल था, बड़ा था, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल करके उनका यूज कर लिया। अब फिर उसी पहाड़ से क्या बताइए चट्टान निकाली, फिर सीमेंट बना दिया। तो ठीक ऐसा ही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे जटिल अणु हो गए, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सभी कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे अणु में। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज बदलता है ग्लाइकोजन में। तो ये हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए। देखो, आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट। इंग्लिश स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, चूंकि अभी अपन इंग्लिश की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है
ये काय में बदलता है बताइए, ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज भी काय में बदलता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, लीवर में, ये बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा होगा प्रोटीन। प्रोटीन, तो प्रोटीन बदलता है किस में बताइए, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में, या ये बदलता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा फैट। फैट, ये फैट किस में बदलता है बताइए, ये, और ये पेप्टोन्स भी बदल जाते हैं अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये सबसे जटिल था, फिर उसको थोड़ा तोड़ा, फिर और तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे जो बसीय अम्ल होते हैं इनको कहते हैं क्या बताइए, फैट। तो ये बदल जाते हैं फैटी एसिड में, फैटी एसिड, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देना, प्रोटीन को पेप्टोन्स पेप्टाइड का अमीनो अम्ल में बदल देना, और फैट का फैटी एसिड में बदल देना। अब हम देखते हैं कि पाचन के कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार से पाचन होता है ह्यूमन बॉडी में। चलिए, तो ये पाचन होता है दो प्रकार से, ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक तो है बहिस्रावी, बहिर्स्रावी, और दूसरा है क्या बताइए, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं आहार नाल, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन अर्थात वह स्रावी, और एक होती है एंडोक्राइन, वो डिटेल में बाद में बताएंगे। तो ये है वह स्रावी। चलिए, अब वह स्रावी में क्या क्या आएगा, एक तो आएगी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, फिर सलाइवरी ग्लैंड के नीचे क्या आएगी बताइए, स्टमक ग्लैंड, स्टमक ग्लैंड, फिर स्टमक ग्लैंड के बाद क्या आएगी, देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, फिर आएगा तीसरे नंबर पे क्या बताइए, लीवर, फिर आएगा चौथे नंबर पे पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास। चलिए, तो ये है एक्सोक्राइन, सलाइवरी ग्लैंड मुंह के अंदर, स्टमक को बोलते हैं उदर, मतलब पेट के अंदर रहेगा स्टमक ग्लैंड, फिर लीवर और पैनक्रियास। अब एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हम अपन को क्या क्या पढ़ना है, तो अपन को सबसे पहले पढ़ना है माउथ। माउथ अर्थात मुख, और मुख के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है दांत अर्थात टीथ, और एक पढ़ना है आपको क्या बताइए, जीभ अर्थात टंग। तो एक जीभ पढ़ना है और एक टंग पढ़ना है, ठीक है, मतलब जीभ और दांत। फिर इसके बाद अपन को दूसरे नंबर पर पढ़ना है क्या बताइए, जीभ के नीचे आएगा क्या बताइए, ओइसोफेगस या ईसोफेगस, ईसोफेगस। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बताइए, फूड पाइप भी बोलते हैं, आहार नाल भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को आहार नाल बोलते हैं, फेगस। इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। चलिए, फिर तीसरे नंबर पे अपन को पढ़ना है उदर। उदर मतलब एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी को बोलते हैं उदर। फिर आपको पढ़ना है चौथे नंबर पर छोटी आंत, छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपको पढ़ना है बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आपको पढ़ना है एनस, एनस, एनस अर्थात गुदा, जहां से मल परित्याग करते हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये 2 प्रकार से होता है पाचन, एक होता है बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, ग्लैंड्स या ग्रंथि के द्वारा। तो मुंह में आएंगे पहले सलाइवरी, फिर स्टमक, फिर लीवर, फिर पैनक्रियास। फिर यहाँ देखेंगे आहार नाल में देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे माउथ, माउथ में टीथ और टंग, फिर ओसोफेगस अर्थात फूड पाइप, फिर उदर वाला पार्ट एब्डोमिनल कैविटी, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले भोजन जाएगा मुख में, माउथ में जाएगा। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, माउथ से करनी है।
अच्छा, और ये एनिमेंट्री कैनाल की लंबाई पूछी जाए तो कितनी होती है, तो ये लगभग 9 मीटर की होती है, ठीक है। और फीट में बोले तो 30 से 32 फीट होती है। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन माउथ को पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं माउथ अर्थात मुख। मुख को क्या बोलते हैं, माउथ। और माउथ में सबसे पहले हमें पढ़ना है, हमें पता है कि हमें पढ़ना है दांत अर्थात टीथ को, और हमें पढ़ना है जीभ को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ को, ठीक है। तो चलिए टीथ हेडिंग ही डाल देते हैं, ठीक है। तो मुख की सब हेडिंग क्या है बताइए, टीथ अर्थात दांत। अब देखो दांत, सबसे पहले भोजन का सामना किससे होगा, दांत से। अब दांत के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आप। यकीन मानो आपने कहीं कितनी भी कोचिंग पढ़ ली हो, आपको यहाँ पर नया मिलेगा ही, आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से देखते रहिए, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। और जितनी एग्जाम की डिमांड है उससे ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, उससे कम नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए टीथ। तो टीथ में सबसे पहले देखो कि आपको पता होना चाहिए टीथ कितने होते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों को पता होगा कि 32 टीथ होते हैं। तो आपको पर्टिकुलर उसका क्या बताइए, दंत सूत्र याद होना चाहिए। पहले नंबर अपन टीथ की बेसिक वो पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह। फिर उसके बाद उसकी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डायग्राम सहित, ठीक है। तो देखो टीथ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्थाई स्थाई दांत, और एक होते हैं अस्थाई, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे परमानेंट टीथ, और यहां बोलेंगे टेम्परेरी टीथ। तो ये हो जाएंगे परमानेंट, ये हो जाएंगे टेम्परेरी। टेम्परेरी किसके हैं, बच्चों वाले हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या हमारे 2 बार दांत निकलते हैं, हाँ। तो हमारे दांत कैसे निकलते हैं, 2 बार। तो हम क्या है बताइए, डाइफाइडोंट हैं, ठीक है। ये सब आपको नोट में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन डाइफाइडोंट है अपन। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारे दांत सॉकेट में फंसे हुए हैं, हाँ फंसे हुई है। तो अपन थीकोडोंट हैं, थीकोडोंट जिनके सॉकेट में दांत फंसे हुए होते हैं। चलिए अब स्थायी दांत का दंत सूत्र देखिए, 2 1 2 3 होता है। 2 1 2 3 गुणा कर देंगे 2। कहने का मतलब ये है कि जो ये आपके दांत है, ऊपर वाला जबड़ा है, इसको यहां से कर दिया जाए अलग। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये है क्या बताइए, 2 1 2 3 है ये। मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंग्लिश के में ही नाम याद रखना आप, क्योंकि हिंदी में आते नहीं है, और हिंदी के नाम बड़े अजीब हैं। जैसे कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक, हिंदी में नहीं आते पेपर में, ठीक है। हिंदी अब ना के बराबर आती है साइंस में, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देंगे वो कैनाइन, और हिंदी में भी लिख देंगे कैनाइन। मान लो जैसे उन्होंने पूछा कि बताइए रक्त आरबीसी कहाँ बनती है, इंग्लिश में बोल देंगे वो बोन मैरो, बोन मैरो। हिंदी में लिख देंगे बोन मैरो। आप क्या कर लोगे, तुम पढ़ के गए थे अस्थि मज्जा, लेकिन यहाँ हिंदी में भी बोन मैरो लिखा है, ठीक है। तो जो एग्जाम की डिमांड है आपको उस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए भी पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए भी पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। तो 2 1 2 3, तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर अभी हम लिख के आपको बता देंगे, अभी केवल फॉर्मूला लिखा है। चलो गिन लेते हैं। तो ये देखिए 2 और 1 3, और 2 5, और 3 8। मतलब जो ऊपर वाला जबड़ा उसका एक साइड 8 है, तो 8 दूनी 16 हो गया। तो ये ऊपर वाला 16, तो 16 नीचे 32 हो गया कि नहीं बताओ, इसलिए 2 से गुणा। देखो 16 16 दूनी 32, सॉरी 8 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। मतलब यहाँ पर भी 2 बार है। यहाँ मैथ वाला दिमाग नहीं लगाना, काट के 2 आंसर आ जाए। बच्चों के वैसे पूछे नहीं जाते, फिर भी आपको याद होना चाहिए 2 1 0 2 होता है, 2 1 0 2 होता है। बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो प्रीमोलर नहीं होते हैं, अग्र चवर्णक नहीं होते हैं, आगे वाली दाढ़ नहीं होती है, ठीक है। और विजडम टीथ भी नहीं होता है, ठीक है। आगे अपन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये हो गया स्थायी दांत, और ये हो गया अस्थायी दांत। स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 32। स्थायी की कितनी होती है, 20। गिन लो, 2 और 2 4 और 1 5, और 5 में कैसे गुणा करोगे, 4 से। मतलब जो भी हमने फॉर्मूला लिया है उसमें 4 4 से गुणा करते जाएंगे ना, तो आपके सभी दांत निकल आएंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इन सभी के नाम। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंसाइजर टीथ, ठीक है। या चलो पढ़ लेते हैं, चलो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर बना के फिर आपको डायग्राम बना के पढ़ाते हैं।
तो ये है डायग्राम बेसिक टीथ का, ठीक है। अब अच्छा लिख लेते हैं अपन, जो 4 प्रकार के दांत होते हैं अपने, वो कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है इंसाइजर, तो इंसाइजर हो गया, इंग्लिश में भी हिंदी में भी इंसाइजर ही याद करना। फिर उसके बाद है केनाइन, फिर उसके बाद है प्रीमोलर, फिर उसके बाद है क्या बताइए, मोलर। चलिए मोलर। तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हैं। और ये दांत जो ऐसी दाढ़ होती है, मतलब जो ऐसे दांत होते हैं ना, उसको यदि बीच में से काट दिया जाए, दांत को बीच में से काट दिया जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर दिखेगा एनेमल, उसके अंदर दिखेगा डेंटाइन पार्ट, उसके बाद जो जहां वो धंसा हुआ है वहां पर वो कहलाएगा गम टिश्यू, और फिर जिससे वो चिपका हुआ वो कहलाएगा सीमेंटम, और ये कहलाती है रूट, और ये कहलाती है रूट कैनाल। ये इतनी यहां से जहां से धंसा होता है वो कहलाती है रूट अर्थात जड़। मतलब जितना दांत ऊपर होता है ना, उससे ज्यादा वो नीचे धंसा हुआ होता है, इसलिए मजबूत होते हैं दांत। देखो तो फिर से देखो, ये एनेमल है, एनेमल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं डेंटाइन, एनेमल के अंदर होता है ये, यहां लिख दे रहे डेंटाइन। तो डेंटाइन, अब देखिए एनेमल जो सबसे बाहर वाला भाग होता है, जो साइन मारता है, आप देखा होगा ब्रश करते हैं तो साइन मारते हैं, जो गुटखा वगैरह नहीं लेते हैं, तंबाकू वगैरह, तो जो साइन मारने वाली सबसे बाहर वाली परत होती है वो कहलाती है एनेमल, ठीक है। अब एनेमल का यूज क्या है, एनेमल का यूज है दांत को प्रोटेक्ट करना। क्वेश्चन आए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, मॉलिक्यूल कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो ये हो जाएगा कौन सा बताइए, एनेमल, ठीक है। या क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट बताओ ह्यूमन बॉडी में, तो भी क्या बोलना, एनेमल बोलना, ठीक है। चलिए अब देखो एनेमल का कार्य क्या है, ये हमने आपको बता दिया, शाइन कराता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है दांत को, अंदर डेंटाइन वाले भाग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये यहीं पर क्या बताइए, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये नसें होती हैं, क्योंकि दांत कैसे हैं अपने, जिंदा हैं, जीवित हैं, ठीक है। तो अब देखो जब हम करते हैं ब्रश, ठीक है, तो अपन है इंडियंस ज्यादा बिजी होते हैं, तो ज्यादा बिजी होने के कारण सुबह उठते हैं लेट, और लेट उठते हैं तो ब्रश करने के लिए अपन को मिलता है केवल 5 मिनट का समय। तो अपन ऐसे लेते हैं ब्रश, और ब्रश को करते हैं कैसे, ब्रश में डालते हैं पेस्ट, और जितनी पावर होती है साथ में पूरी पावर लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे घिसते हैं, और ऐसा डेली घिसते हैं अपन। तो जब ऐसे डेली घिसते हैं तो एनेमल वाला पार्ट क्या बताइए, घिस जाता है। जैसे बर्तन मांजते हैं ना, वैसे मांजते हैं अपन दांत, ठीक है। अपन समझते हैं कि ये ब्रश क्या बताइए, ब्रश क्या है, ये ब्रश नहीं है, ये दांत को घिसेगा, घिसने वाला है, ठीक है, मतलब उसको अपन छील देते पूरा। तो ये जो एनेमल है ये घिस जाता है, भगवान ने इसको सबसे कठोर बनाया था और उसको तुमने घिस दिया डेली घिस घिस के, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाता है, घिस जाता है, डेंटाइन वाला पार्ट आ जाता है बाहर। अब डेंटाइन वाला पार्ट जब बाहर आ जाता है तो क्या होता है, झिंझनाहट होती है। गर्म पानी पीते हैं झिंझनाहट, ठंडा पानी पीते हैं झिंझनाहट। अब मान लो जैसे आपको यहाँ कट लग जाए, और उस कट लग जाए, घाव बन जाए, और उस घाव को गर्म हवा दोगे तो जलन होगी, या इफेक्ट होगा, ठंडी हवा दोगे तो भी जलन होगी। तो ऐसे इनके साथ भी होता है, ब्लड वेसल्स बाहर आ जाती हैं, है ना, तो झिंझनाहट होती है, तो होती है सेंसिटिविटी। अब देखो ये होता कैसे है, ये तो हमने बता दिया कैसे होता है, लेकिन पहले नहीं होता था। आज से ठीक 10 साल पहले आपने कभी सेंसिटिविटी का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी होती नहीं थी। आप अभी जाइए, अभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा कि बताइए आपको सेंसिटिविटी हुई थी क्या, तो वो बोलेंगे नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, सबसे बड़ा कारण देखो, वो करते हैं दतौन, ठीक है, और हम करते हैं क्या बताइए, पेस्ट। वो करते हैं दतौन और हम करते हैं पेस्ट। सबसे अच्छी होती है दतौन, स्पेलिंग गलत लिख गई हो तो सुधार लेना, ठीक है। देखो मतलब दतौन का यूज नहीं होता तो स्पेलिंग का भी बोलना पड़ रहा है हमें, सोचो, और जो कि अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। अब देखो इसका राज बता देते हैं हम। ये अमेरिका में पता है $5 की मिलती है, $5 की। जब $5 खर्च करोगे तब एक दतौन मिलेगी, कहाँ पर, अमेरिका में। और एक्सपोर्ट कहाँ से होती है, इंडिया से होती है, ठीक है।
और उन्होंने बना के अपने लिए क्या भेज दिया, अमेरिकन ने और यूरोपीय कंपनियों ने अपने लिए भेज दिया पेस्ट। ये लोग करेंगे पेस्ट ब्रश से और हम करेंगे दातुन, ठीक है। तो ये $5 का मतलब समझ रहे हैं आप, 350-400 रुपए की एक दातुन। अपने यहाँ 5 रुपए का पूरा बंडल मिल जाएगा रेलवे स्टेशन पर, लेकिन अपन उसका यूज नहीं करते। अपन क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड गिर जाएगा अपना, है ना। अपन बहुत दिखावे वाले होते हैं, इंडियंस दिखाते ज्यादा हैं। जैसे अतीत में अपन के पास सोना होता था ज्यादा, तो सोना दिखाते थे अपन, तो फिर विदेशी लोग आते थे लूटने, दूर से दिखता था उनको। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, दातुन नहीं करते, अपन क्या करते हैं, ब्रश। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट करके और उसको रख लेते हैं और उसको फ्रीज में रखते हैं, ठीक है। उसको रखते हैं ठंडे वाली जगह पर ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे तो होते नहीं है नीम के, इसलिए वो करते हैं $5 की खरीद के। और अपने यहाँ तो फ्री में मिल जाती गाँव में, तो भी नहीं करते अपन, ठीक है। तो देखिए जो भी विदेशी पेस्ट हैं, चाहे कोई भी पेस्ट हो, ठीक है, जो भी विदेशी पेस्ट हैं, इंडियंस को छोड़ दिया जाए, पतंजलि और डाबर रेड वगैरह छोड़ दिए जाए, डाबर के और पतंजलि के, तो जितने भी विदेशी पेस्ट हैं उन सब में होता है SLS। ये पता होगा केमिस्ट्री वालों को, SLS होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट का काम देखो क्या है, सोडियम लॉरेल सल्फेट केवल झाग देता है, इसका काम है केवल झाग देना। तो अपन करते हैं ब्रश और ऐसा घिसते हैं तो ये बन जाता है झाग, और जैसे ही झाग बनता है तो अपन सोचते हैं अरे वाह दांत तो साफ हो रहे हैं और घिसो। तो इसका कार्य है केवल झाग बनाना। जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं हो वो सर्च कर सकते हैं, सर्च करके देखना सोडियम लॉरेल सल्फेट का यूज क्या है। जो आप शैम्पू यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, तो झाग बनाता है वो। फिर जो साबुन होते हैं नहाने वाले, कपड़े धोने वाले, उनमें भी क्या होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो इसका कार्य है केवल झाग बनाना और कुछ नहीं। तो उनमें उसमें केवल झाग दिखता है। आपने देखा होगा जो ओरिजिनल पेस्ट होते हैं, मंजन होते हैं, उनमें झाग नहीं बनता, इसीलिए वो नुकसान नहीं करते, तो ये झाग बनाता है, ठीक है। तो ये SLS के बारे में आप देख लेना। इसीलिए क्या बताइए, विदेशी पेस्ट को नहीं करना चाहिए अपन को, ठीक है। और इंडिया में क्या होता है, जिसको बार बार दिखाया जाता है, जो ऐड बार बार दिखाई जाती है उसकी खपत ज्यादा हो जाती है इंडिया में, ठीक है। तो बार बार अपने यहाँ की वेल एजुकेटेड माएँ ऐड बनाती हैं, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं ऐड बनाने के, तो बोलते हैं ये मेरा भरोसा, ये पेस्ट मेरा भरोसा, वो पेस्ट, तो लोग करते हैं। और देखो ऐड भी कैसे बनाते हैं, छोटे बच्चों पर ऐड बनाते हैं। बताइए जिनके पास अस्थायी दांत हैं उनको कैविटी हो भी जाएगी, यदि उनको कैविटी हो भी जाएगी तो वो दांत तो निकल जाने हैं ना, तो छोटे बच्चों पर बनाते हैं, ठीक है। देखने वाले भी बेवकूफ। चलो देखो, खैर छोड़ो, ये था एक्स्ट्रा नॉलेज, उसको छोड़ो। अच्छा एक बात और, यदि मान लो कोई गांव से व्यक्ति शहर आ जाए और मान लो कोई वो 2-3 दिन के लिए आए है और दातुन करता हुआ दिख जाएगा, तो अपन क्या बोलते हैं, लोग समझते हैं देखो कैसा गवार है जी, कैसा गवार है, दातुन कर रहा है अभी तक, बताओ दुनिया कहाँ पहुंच गई, भारत कहाँ पहुंच गया। तो वो नहीं है गवार आप हैं, वो दातुन कर रहा है अमेरिका की जैसे, और तुम कर रहे हो ब्रश। तो ब्रश नहीं करना चाहिए, मतलब ज्यादा घिसना नहीं चाहिए हमें इनको, एनेमल को। अब ब्रश देखो कैसे करते, जो ब्रश होता है ना उसमें नहीं डली होती है एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट नहीं डली रहती, तो इंडियन समझते हैं कि ये एक्सपायर होता ही नहीं है, तो उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे ब्रश को जब तक वो बैंड ना हो जाए, ठीक है। तो यदि ब्रश करना ही है, नहीं बनती दातुन करते, ब्रश ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हर महीने बदलो, नीचे कैविटी जम जाती है उसमें, तो हर महीने इसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एनेमल। सबसे कठोर भाग बोले तो क्या बोलोगे, एनेमल। उसके बाद देखो जी डेंटाइन। हाँ, अब एनेमल वाला पार्ट यदि घिस जाएगा तो डेंटाइन पार्ट आएगा बाहर, और जैसे ही डेंटाइन पार्ट बाहर आएगा तो झंझनाहट होगी, तो सेंसिटिविटी नहीं होती। तो जब से ये पेस्ट चले हैं तब से सेंसिटिविटी होनी शुरू हो गई, क्योंकि अपन ने घिसना शुरू कर दिया, तो सेंसिटिविटी होना शुरू हो चुकी है। और यदि आपको लगता होगा कि दांत पीले हैं, ठीक है, काले हैं, उनको साफ कैसे करें, बहुत सारे देसी इलाज भी हैं, बहुत सारे। आप आम के जो पत्ते होते हैं उनको चबा लो, पीले दांत साफ हो जाएंगे। और भी बहुत सारे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब एनेमल वाला भाग घिस जाएगा तो डेंटाइन पार्ट बाहर आ जाएगा, तब इन्होंने सोचा कि अब इनके लिए भी क्या बताइए, एक पेस्ट और लाना पड़ेगा, तो वो ले आए सेंसोडाइन, ठीक है, सेंसोडाइन। अब सेंसोडाइन ले आए सेंसिटिविटी के लिए, तो अभी सुना होगा आपने सेंसिटिविटी, उसको साइंस में क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो सेंसोडाइन ले आए, 2 प्रकार के ले आए, बोले इंडिया में 2 प्रकार के लोग हैं,
एक है अमीर लोग, एक है मध्यम वर्ग अर्थात गरीब लोग, ठीक है। तो एक लिया है थोड़ा कॉस्टली और एक लिया है थोड़ा लोकल। कॉस्टली में क्या करते हैं वो कि जो दांत की परत घिस जाती है ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमा देते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो 2-3 घंटे के लिए आराम लग जाता है, ठीक है। इस नकली वाले सस्ते वाले में क्या करते हैं वो, इसमें कुछ नहीं करते, वो शून्य कर देते हैं। जो यहाँ से दांत में ठंडा गर्म लगता है तो ये सीधी वेसल्स मिली हुई होती हैं, किससे बताइए, ब्रेन से, तो झंझनाहट होती है। तो जो वेसल्स ब्रेन से मिली हैं, नर्व से मिली हैं ब्रेन से, उनको क्या बताइए शून्य कर देता है ये कुछ समय के लिए। तो ये नकली वाला ऐसा करता है, सस्ता वाला। महंगा वाला क्या करता है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमा देता है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो 3-4 घंटे आराम लग जाता है, फिर शाम को फिर से करो सेंसोडाइन। तो सेंसोडाइन इसके पहले नहीं था और आपने भी नहीं सुना होगा, हमें उम्मीद है। आप लोग पूछना पुराने लोगों से। ये हो जाएगा डेंटाइन वाला भाग। आप देखो ये कहलाता है गम टिश्यू, जो मसूड़े होते हैं ना गम टिश्यू, उसके भी नीचे बोले तो हड्डियां होती हैं, मतलब दांत। पहले देखो ये जो दांत है ना, दांत के नीचे होता है गम टिश्यू, और गम टिश्यू के नीचे भी होती है हड्डी। ये हड्डी नहीं, यहाँ पर भी होती है हड्डियां, मतलब इसलिए वो सॉकेट में फंसे होते हैं। इसलिए हमारे दांत कौन से हैं बताइए, थीकोडोंट है। अब देखिए फिर से, ये वाला पार्ट जिससे वो चिपका हुआ होता है वो कहलाता है सीमेंटम। जैसे आपने देखा होगा कि आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप क्या करोगे, ईंट रख दोगे। यदि ईंट अकेली रख दोगे तो ऐसे धक्का दोगे, ईंट गिर जाएगी, तो आप उसमें क्या लगा देते हैं, सीमेंट। तो वैसे ही याद रखना सीमेंटम। तो ये सीमेंटम से जुड़ा हुआ होता है, किससे, गम टिश्यू से और नीचे की हड्डी से। तो ये हो जाएगा क्या बताइए, सीमेंटम। अब देखिए ये जो अंदर दिख रही है ना, ये है नर्व्स। तो ये नर्व्स ब्लड वेसल्स हैं, ये है, ये लिखा है इसका शॉर्ट नेम। ये ऊपर वाला भाग कहलाता है क्रॉन, और ये यहाँ से यहाँ तक का धसा वाला भाग कहलाता है रूट, और ये रूट के अंदर जो खोखली पाइप है वो कहलाती है रूट कैनाल। तो उम्मीद है आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। इसके आगे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अपन पढ़ लेते हैं इसके 4 टाइप, ठीक है। तो ये SLS हटा देते हैं आप। चलो अब देखिए इंसाइजर। इंसाइजर का काम क्या है, इंसाइजर जो सबसे आगे वाले दिखने वाले दांत है ना, चलो इनको यहां बना देते हैं। यदि हम ये दांत, इन चारों दांत को यहां बनाना चाहें तो ये हमने ले लिया ऊपर वाला जबड़ा, और उस जबड़े को हमने बीच में से ब्रेक कर दिया, काट दिया, ठीक है। तो ये ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। 2 1, फिर देखो ये 2, और फिर देखो ये 3, ठीक है। देखो सबसे पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप चाहो तो इस डायग्राम में नाम लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में नोट करते जाया करो, साथ में नोट करोगे तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, आपको याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं इंसाइजर। जो आपको आगे दिख रहे होते हैं ना, ये वाले, ये कहलाते हैं क्या बताइए, इंसाइजर। इंसाइजर का काम क्या है, इंसाइजर का काम है बाइट करना, काटना किसी को। जैसे आपने ली फॉर एग्जांपल चॉकलेट, डेयरी मिल्क लिया आपने, ठीक है। तो डेयरी मिल्क कभी किसी को ऐसे खाते हुए देखा आपने, ऐसी डेयरी मिल्क ली और ऐसे खा रहे होंगे, नहीं देखा। हमेशा डेयरी मिल्क आगे से खाते हैं ना, तो वो काटने के लिए हमारा हाथ की ऑटोमेटिक हैबिट है कि काटने वाला कहाँ है, दांत आगे है, तो आगे ले आते हैं अपन उसको ऑटोमेटिक। तो काटना, बाइट करना, ठीक है। कटिंग लिख देते हैं, दोनों को समझ में आ जाएगा। कटिंग तो समझते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो इसका कार्य है कट करना, ठीक है। अब इंसाइजर से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अपन ने फॉर्मूला देखा था 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 में अब जिसकी भी क्वांटिटी निकालनी हो उसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 का। तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएंगे। मतलब इंसाइजर की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 8। दूसरे कलर से लिख देते हैं, इंसाइजर की संख्या हो जाएगी 8, और कार्य है इनका कटिंग करने का, ठीक है। अब इंसाइजर जो सामने दिखते हैं, जब स्माइल करते हैं तो ये इंसाइजर दिखते हैं, इसलिए इन्हें स्माइल टीथ भी बोलते हैं। क्वेश्चन आए निम्नलिखित में से स्माइल टीथ कौन से हैं, तो बोलना इंसाइजर हैं। अब जैसे बोलते हैं ना, देखो दांत दिखा रहा है, तो अब बोलना देखो इंसाइजर दिखा रहा है, आपको याद हो जाएगा। अब जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों में सबसे पहले आगे वाले दांत आते हैं। तो क्वेश्चन आए बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो बोलना इंसाइजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चूहे के दांत होते हैं, चूहे के दांत,
वो सबसे आगे वाले जो ऐसे होते हैं दो बड़े बड़े, वो होते हैं कौन से, इंसाइजर। क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बढ़ने वाले दांत कौन से हैं, तो बोलना इंसाइजर। चूहे के दांत सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, इसलिए चूहे की बेचारे की मजबूरी है, वो काटता रहता है, कुतर कुतर करता रहता है, ठीक है। तो चूहे आपने देखा होगा आवाज करते रहते हैं, कुतर 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 काटते रहते हैं। क्यों काटते हैं, उनकी मजबूरी है। आपके होते वैसे तो आप भी काटते। देखो मान लो ये है चूहे का दांत, और मान लो एक दिन में उसका दांत इतना बढ़ना है, इतना, ठीक है। तो जितना वो बढ़ना होता हुआ होता है, बढ़ना होता है, उतना वो एक दिन में घिस लेता है, ठीक है, ताकि वो दांत बढ़े ना, ठीक है। तो वो उनकी मजबूरी होती है काटना। यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप उसका ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक कांच की बोतल में या कांच के बर्तन में उसको रख दो और ऑक्सीजन जाने दो, उसको कुतरने बस मत दो कुछ भी, ठीक है। मतलब घिसेंगे नहीं उसके दांत, घिसेंगे नहीं तो बढ़ जाएंगे आगे, ऐसे निकल आएंगे, और जैसे ही वो कुछ भी खाएगा तो ऐसे लॉक होकर वो डेथ हो सकती है उसकी, ठीक है। अब मान लो, अब इमेजिन करो हम इंसान के होते हैं ऐसे दांत इंसाइजर, तो क्या होता, तो इमेजिन करो क्या होता। तो अपन को भी घिसने पड़ते, कुतर कुतर करना पड़ता, ठीक है। अब अपन कागज तो इतने सारे कुतर कुतर नहीं कर सकते, तो अपन क्या कुतर कुतर करते, लकड़ी, ठीक है। अब ऐसी लकड़ी रखी रहती घर पर कि आज भैया आज आपको ये लकड़ी कुतर कुतर करनी है, ठीक है। अब जैसे आप कोचिंग आते पढ़ने, तो आपकी मम्मी जी टिफिन लगाती हैं या कुछ भी देती हैं कि ये खा लेना, तो उस टिफिन में रखती लकड़ी सबसे पहले और बोलती देखो जैसी रिसेस हो, जैसे ही खाने का टाइम मिले या जैसी छुट्टी मिले 5-10 मिनट की, उसको ये लकड़ी को चबा लेना, ठीक है, कुतर कुतर कर लेना। और धोखे से यदि आप बिना कुतरे ले जाते, जैसे आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टिफिन भूल गए खाना, घर ले जाते तो माँ मम्मी जी गुस्सा होती है कि क्यों नहीं खाया खाना। फिर वो पता है कैसे गुस्सा होती है, फिर बोलती क्यों नहीं कुतरा तुमने, तुम्हारा इंसाइजर बढ़ जाएगा, तो ऐसा होता। तो शुक्र करो ऐसे अपने हैं नहीं, चूहे की मजबूरी है। तो इंसाइजर, क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा बढ़ने वाले दांत कौन से हैं, बोलना इंसाइजर। चूहों में सबसे ज्यादा कौन से बढ़ते हैं दांत, तो इंसाइजर। चूहे कुतर कुतर किससे करते हैं, इंसाइजर से। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, हाथी के जो दांत हैं, जो हाथी के दांत देखे होंगे आपने बाहर निकले हुए होते हैं, तो वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो वो भी इंसाइजर का मॉडिफिकेशन है, और उसको एक टर्म यूज करते हैं टस्क, ठीक है। तो क्वेश्चन आए हाथी के दांत जो बाहर निकले हुए होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, तो टस्क कहलाते हैं। किसका मॉडिफिकेशन है, तो इंसाइजर का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो देखने में तो लगते हैं, देखने में तो आप बोलोगे कैनाइन है ये तो, लेकिन वो कौन से हैं, इंसाइजर हैं। और कौन से वाले जबड़े के हैं बताइए, ऊपर वाले जबड़े के, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं मैक्सिलर, नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबल। चलिए तो अब देखते हैं कैनाइन के बारे में। अब कैनाइन अपन ने पढ़ा था 2 1 2 3, ये दिख रहा कैनाइन नुकीला, देखो ये, तो ये वाला है, ये 1 गुणा 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब कैनाइन कितने हैं, 4। कैनाइन का यूज क्या है, चीरना फाड़ना। देखो जैसे मान लो तुमने गन्ना लिया, गन्ने खाते हैं अपन, तो गन्ना लिया तो गन्ना ऑटोमेटिक कहाँ जाता है, साइड में जाता है, ऐसे उसको छीलने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा गन्ना कभी कोई ऐसे नहीं खाता कि ऐसा लिया और ऐसा खा रहा है। यदि ऐसा खाएगा तो उसके दांत कहाँ आ जाएंगे बताइए, बाहर आ जाएंगे। इसलिए चीरने फाड़ने का काम करते हैं ये। तो ये किसका काम करते हैं बताइए, चीरने फाड़ने का, चीरने फाड़ने का करते हैं। और आपने देखा वो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मान लो कोई खा रहा है चिकन लेग, ऐसा लेंगे तो ऐसा वो ऐसे नहीं खाएंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे। तो नॉन वेजिटेरियन भी कहाँ से खाते हैं बताइए, कैनाइन से। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन होंगे वो सभी, उन सभी में क्या पाया जाएगा, कैनाइन। मतलब हम मनुष्य, ये साक्ष्य है, ये सुराग है कि हमारे पूर्वज क्या हैं बताइए, क्या थे, मांसाहारी थे, नॉन वेजिटेरियन थे। आपने देखे होंगे लायन, शेर, बाघ, उनमें सबसे मजबूत दांत कौन से होते हैं, कैनाइन। क्वेश्चन आए कि शेर का सबसे मजबूत दांत बताओ तो बोलना कैनाइन, और ह्यूमन का बोले तो मोलर, ठीक है। चलिए तो ये कैनाइन। आपने कभी गाय में देखे कैनाइन, साइड में नहीं होते 4, नहीं होते ना, देखो तो ये जो साइड में 4 होते हैं ना, नुकीले नुकीले, ये कैनाइन कहलाते हैं। कुत्ते के देखे होंगे आपने 4, कुत्ता कैसा है, मांसाहारी। बिल्ली में भी होते छोटे छोटे नुकीले, वो भी कैसे होते हैं, मांसाहारी, चूहा खा लेती है। फिर आपने देखा होगा बाघ में भी होते हैं, कुछ भी खा लेता है वो। शेर में भी होते हैं, कुछ भी खा लेता है। जितने भी मांसाहारी होंगे उनमें कौन से दांत पाए जाएंगे, कैनाइन दांत पाए जाएंगे, ठीक है।
अब पढ़ लेते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या भी कितनी हो जाएगी 8 इंसाइजर की तरह। क्वेश्चन आया कौन से दो ऐसे दांत हैं जिनकी संख्या सेम होती है, तो बोला इंसाइजर और प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या है बताइए, पीसना। क्या काम है बताइए, पीसना या चबाना या ग्राइंडिंग करना। तो भोजन को पीसना किसका काम है बताइए, प्रीमोलर का। उसके बाद मोलर, दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी 12। क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा टीथ बताओ कौन से होते हैं, तो बोलना मोलर होते हैं, क्योंकि इसमें विजडम टीथ भी होता है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों का कार्य ही क्या हो जाएगा, पीसना, चबाना, ठीक है, ग्राइंडिंग करना। अब देखते हैं कि विजडम टीथ क्या कहलाता है। जो विजडम होता है, विजडम टीथ या विजडम टूथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अक्कल दाढ़। तो अक्कल जो दाढ़ है उसका संबंध अक्कल से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, आप देखिए। जो मोलर होता है ना, मोलर टीथ, वो 2+1 होता है, मतलब उसमें विजडम टीथ भी इंक्लूड होता है। तो देखिए, अब जो सबसे लास्ट में होती है वो कहलाती है अक्कल दाढ़। इसका संबंध अक्कल से नहीं है, क्योंकि पहले अक्कल दाढ़ सभी में आती थी लगभग 18 से 22-23 की उम्र तक। तो लगभग 18 से 22-23 की उम्र तक आती थी, इसलिए बोलते थे कि अब मतलब तुम्हारी अक्कल दाढ़ आ गई है, तो तुम 12-13 मतलब 18 से 22-23 के हो गए हो, तो अब अक्कल आ जानी चाहिए। लेकिन अब दाढ़ आती है, ये अक्कल दाढ़ विजडम टीथ आती है किसी किसी को 30 वर्ष में, किसी को 35 वर्ष में, किसी को 25 वर्ष के बाद ही आती है, ठीक है, और किसी को आती ही नहीं है। तो लगभग 60 से 70% लोगों में अब ये आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है, इसका रीजन बताते हैं हम। इसका रीजन ये है कि जिस अंग का आप जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, और जिसका जितना कम यूज करेंगे वो उतना ज्यादा कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपनी जो पूंछ थी पहले, अब वो पूंछ नहीं है, अब केवल हड्डी बची हुई है, रीढ़ की हड्डी में सबसे लास्ट वाली हड्डी, ठीक है। तो अब वो क्या बन गया, एक अवशेषी अंग। तो ये भी एक क्या है बताइए, अवशेषी अंग है, अर्थात यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या कहलाता है, जिनका अतीत में यूज होता था और वर्तमान में इनका यूज नहीं हो रहा है। तो आपने देखा होगा, जैसे एक अपन ने पढ़ा होगा अपेंडेक्स, आगे पढ़ेंगे, फिर आप अपन पढ़ेंगे कि जो पूंछ होती थी वो वाली हड्डी हो गई, और एक अक्कल दाढ़ हो गई। तो ऐसे अवशेषी अंग मौजूद हैं अभी अपने पास। तो अब इनका यूज हमने बताया था कि मतलब अब ये हमने बताया था क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी हम बता देते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है। आजकल के नई युवा पीढ़ी में ये विजडम टीथ क्यों नहीं पाया जाता है, अक्कल दाढ़ क्यों नहीं पाई जाती है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा डार्विन का सिद्धांत, लेमार्क सिद्धांत, डार्विन सिद्धांत, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जिराफ, ये जो जिराफ होता है, ये जिराफ ये है जिराफ। तो जिराफ क्या बताइए, पीछे से जितना ऊंचा था ना पहले शुरुआत में, उतना ही आगे से भी उतना ही ऊंचा था, ठीक है। तो जितना ऊंचा वो पीछे से था, आगे से भी उतना ही ऊंचा था। जब अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन के कारण पेड़ अचानक से ऊंचे ऊंचे होने लगे, तो इनके जो साथ वाले साथी थे जो सरवाइव नहीं कर पाए, या कुछ तो मांसाहारी हो गए, तो जो सरवाइव नहीं कर पाए उनकी डेथ हो गई, और ये इन्होंने सरवाइव करना शुरू किया, अपने आगे के पैर को उठा के गर्दन को बढ़ाना शुरू किया, मतलब अपने आगे के पैर को उठा के और उसके पेड़ की डाल को खाने लगे, पत्तियों को खाने लगे। तो अपनी जैसी गर्दन बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की, गर्दन में खिंचाव आया, तो इनकी जो सेल है, सेल में कुछ जेनेटिक परिवर्तन हुए, जेनेटिक चेंजेस आने लगे। तो उस जेनेटिक चेंजेस की वजह से जो इनकी नई पीढ़ी आई, क्योंकि ये उछल उछल के खाते थे, तो इनकी पीढ़ी ने अंदर सोचा, इनके आगे आने वाले बच्चों ने, कि अभी जब आगे हम पैदा होंगे तो हमें सरवाइव करने के लिए उचक उचक के खाना खाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है गर्दन लंबी लेके पैदा हो। तो वो थोड़ी लंबी गर्दन लेके पैदा हुए, फिर उनके बच्चे और लंबी गर्दन लेके पैदा हुए, उनके बच्चे और लंबी। तो आज इतनी लंबी हो गई है जिराफ की गर्दन कि वो क्या बताइए, बस पर रखा हुआ केला खड़ा खड़ा खा लेता है। शुरुआत में वो इतना ही था, तो उसका उसने ज्यादा यूज किया तो वो बढ़ गया, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल देखो आप, यदि मान लो कोई बॉडी बिल्डर, उसका एक हाथ बिल्कुल कमजोर है, मान लो फ्रैक्चर है, और दूसरे हाथ में उसने अच्छी बॉडी बिल्डिंग करी, तो उसका ये हो जाएगा इतना बड़ा, और ये वैसा का वैसे रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, जिसका यूज करोगे आप वो बढ़ेगा, जिसका यूज नहीं करोगे वो घट जाएगा। तो अपन ने पूंछ का यूज नहीं किया, पूंछ घट गई।
पूंछ पता है पहले होती थी, पहले अपन उसका यूज करते थे, किस लिए करते थे? पूंछ का यूज पता है किस लिए होता है? ये होता था बैलेंस बनाने के लिए, पेड़ पर चढ़ते हैं तो बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब अपन ने एक दो पैर पर खड़े हो गए, हाथ अपने फ्री हो गए, हाथ फ्री हो गए तो अपन ने आविष्कार करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से पूंछ का यूज बंद हुआ तो पूंछ हो गई खत्म। ऐसे ही इस विजडम टूथ, पहले अपन खाते थे कच्चा भोजन। कच्चा भोजन से मतलब ये, यदि वेजिटेरियन भी खाते थे तो ज्यादा पकाते नहीं थे और नॉन वेज तो कच्चा ही खा लेते थे, तो ज्यादा चबाना पीसना पड़ता था, इसलिए विजडम टीथ का यूज होता था। सो विजडम टीथ जल्दी से आ जाता था 17 से 23 वर्ष की उम्र में। लेकिन चूंकि अब अपन खाते हैं बिल्कुल अच्छा पका हुआ भोजन, और नई पीढ़ी के लोग तो खाते हैं क्या बताइए? चाउमीन। ऐसी चाउमीन लेंगे स्टिक से और एक बार में अंदर इंसाइजर तक का यूज नहीं करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद पास्ता खाएंगे, उसके बाद चाउमीन मैगी खाएंगे, तो ऐसे ऐसे आइटम खाते हैं कि यूज ही नहीं होना है इसका। इसलिए जब इसका यूज ही नहीं होना तो ये निकलती नहीं है, तो फिर बाद में जब निकलती है तो प्रॉब्लम होती है। मान लो ये दाढ़ नीचे से आ रही है और यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर ये है गम टिश्यू, और गम टिश्यू अर्थात मसूड़ा, इसकी लेयर जमी, और जब ये चूंकि लेट हो रही है तो ये लेयर मोटी हो गई। अब जब ये लेयर मोटी हो गई और इसको कंटिन्यू यहाँ से ऊपर आना ही है, तो ये यहाँ से जब ऊपर आती है तो इसको ये चीरेगी, फाड़ेगी, ऊपर करेगी, तो इसमें दर्द होता है। तो जिसको अभी अक्कल दाढ़ आ रही होगी, विजडम टीथ निकल रहा होगा, उसको पेन होता है कि नहीं बताओ? तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, इसमें एक कट लगा देता है। ऐसे जैसे कट लगाया तो यहाँ से ये विजडम टीथ बाहर आ जाएगा। बस इतना यूज है इसका और कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये थे दांत। अब अपन पढ़ लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स को, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए तो अब देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स या आईएमपी फैक्ट। तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा दांत किस में होते हैं? तो सबसे ज्यादा दांत, सबसे ज्यादा दांत, तो सबसे ज्यादा दांत किस में होते हैं बताइए? सबसे ज्यादा दांत यदि आपको पता है तो अभी पुश करके कमेंट करके बताइए। तो देखिए सबसे ज्यादा दांत होते हैं स्पिनर डॉल्फिन में। किस में होते हैं बताइए? स्पिनर डॉल्फिन में। स्पिनर डॉल्फिन जो कि किस वर्ग में आती है बताइए? स्तनधारी डॉल्फिन, ठीक है। तो स्किनर डॉल्फिन में सबसे ज्यादा होते हैं। स्पिनर में कितने होते हैं? लगभग 250 प्लस। तो 250 प्लस होंगे, किसी में 270 हो सकते हैं, किसी में 260 हो सकते हैं, किसी में लगभग 250 हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आए कि दांत का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, तो पीएच मान होता है 5.5। अब 5.5 है, 7 से कम है, चूंकि 7 से कम है तो ये एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। जिनको नहीं पता है वो यहाँ देख लो शॉर्ट में, देखो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी पावर, कितनी पोटेंशियल है। तो यहाँ पर सोरेनसन जी ने इसकी खोज करी थी। सोरेनसन जी ने बताया था इसमें 0, 7 और 14 इनको मार्क किया हुआ था, 1 से लेकर 7 और 14 था। तो यदि वो 14 के पास रहेगा तो वो होगा कैसा बताइए? बेसिक या बेस होगा वो, ठीक है। और जो 0 के पास रहेगा वो होगा एसिडिक, अर्थात वो होगा अम्लीय, और ये होगा क्षारीय। तो 7 रहेगा तो न्यूट्रल, 7 के बाद रहेगा तो क्षारीय, 7 के पहले रहेगा तो अम्लीय, और 7 रहेगा न्यूट्रल। जैसे आशुद्ध जल कैसा होता है? न्यूट्रल। इसकी चर्चा करेंगे केमिस्ट्री में। तो देखो ये 7 से कम है ना, मतलब ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है कि कृत्रिम दांत, आर्टिफिशियल टीथ, तो कृत्रिम दांत जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ZNO के। मैक्सिमम टीथ जो कृत्रिम होते हैं वो ZNO के बने होते हैं। अब क्वेश्चन है दांतों को शून्य करने के लिए किसका यूज करते हैं? ZNO मतलब जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है, और शून्य करने के लिए यूज करते हैं N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड का। अब देखो ये वाला हिस्सा कहलाता है पल्ब। क्या कहलाता है बताइए? पल्ब। हिंदी में भी लिख दो पल्ब, इंग्लिश में भी पल्ब, ठीक है। तो ये पल्ब यहाँ पर क्या होता है, जब रूट कैनाल थेरेपी करते हैं, इसका यूज कब करते हैं? देखो जब यहाँ से ये इतनी जड़ छोड़ देता है, यहाँ से कट जाता है, तो ये इतनी जड़ छोड़ देता है तो डॉक्टर देखो क्या करता है, यहाँ से करता है ड्रिल मशीन से छेद, और ये पूरी नस और पल्ब को बाहर खींच लेता है ताकि यहाँ से कनेक्शन टूट जाए आपके ब्रेन का। उसके बाद यहाँ पर एक बोल्ट कसता है और यहाँ से उसको कस देता है। इसको कहते हैं RCT, रूट कैनाल थेरेपी। तो इसको क्या कहते हैं? रूट कैनाल थेरेपी। तो ये था पूरा टीथ। शायद मुश्किल ही है, एक आध क्वेश्चन आपका छूटा हो, फिर भी आप लोग देख लेना
यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका अब नहीं छूटेगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और बचा कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं। डेंटोलॉजी वाला वर्ड कोई होता नहीं है, बोले डेंटाइन है तो डेंटोलॉजी होगा, नहीं, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। कहीं पर भी लॉजी वर्ड लग जाए तो समझ जाना ये अध्ययन की बात कर रहा है। तो ओडोंटोलॉजी लगे तो किसकी बात कर रहे हैं बताइए, दांतों के अध्ययन की। ओडोंटोलॉजिस्ट डेंटिस्ट बोलते हैं, तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, डॉक्टर के होते हैं, मतलब वो किसके किसके लिए होते हैं, टीथ के लिए होते हैं। तो ओडोंटोलॉजी इसका अध्ययन होगा। तो आज हमने पढ़ा टीथ और कल हम पढ़ेंगे जीभ, और जीभ के आगे पढ़ेंगे ओसोफेगस, और जितना भी पोर्शन कल कवर होगा वो उतना पढ़ेंगे। तो ये था पूरा दांत, इसको आप रिवाइज करिएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।